ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक आश्रम, जहां बाहर से दिखता है भक्ति का उजाला, शांति की ठंडी हवा और साधना का अनुशासन। लोग सिर झुकाकर भीतर आते हैं, मन में श्रद्धा लेकर लौटते हैं। एक बेटी, या कहें एक साध्वी, बिस्तर पर बैठी भगवान का नाम जप रही है। भीड़ उसके चरणों में गिरती है। कोई उसे देवी मानता है, कोई चमत्कार। दक्षिणा चढ़ती है, आशीर्वाद बंटता है, और सबको लगता है कि यहाँ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन हर पवित्र दिखने वाली जगह सच में पवित्र हो, यह जरूरी नहीं, क्योंकि इसी आश्रम की दीवारों के भीतर एक ऐसा रिश्ता सांस ले रहा था जिसे सबने गुरु और शिष्य का नाम दे दिया था। पर जैसे जैसे सच की परतें खुलती हैं, एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है। जिसे लोग गुरु समझ रहे थे, वही शख्स उसका जन्मदाता निकला, वही उसका पिता। और यहीं से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि गुरु के हाथ आशीर्वाद दें तो समाज चुप रहता है, लेकिन जब वही हाथ पिता के हों तो चुप्पी भी अपराध बन जाती है। यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है, एक ऐसी सच्चाई जो श्रद्धा को शक में बदल देती है। शुरुआत बहुत साधारण थी। एक आम सा परिवार, ट्रक चलाने वाला पिता, धार्मिक सोच वाली माँ और एक छोटी सी बच्ची जो बचपन से ही भजन गाने में आगे थी। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, घर में पैसे की कमी थी, लेकिन माहौल भक्ति से भरा हुआ था। माँ के जाने के बाद बाप और बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए, और यही वह मोड़ था जहाँ पिता ने बेटी को सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि एक रास्ता समझना शुरू किया। ऐसा रास्ता जिससे जिंदगी बदली जा सकती थी। गांव मोहल्ले में जब बच्ची भजन गाती, लोग तारीफ करते। यही तारीफ धीरे धीरे पहचान बनी, और पहचान से एक विचार निकला, अगर इसे साध्वी बना दिया जाए तो लोग और ज्यादा सुनेंगे। यहीं से साध्वी बनाने की शुरुआत होती है। भगवा कपड़े, छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातों की ट्रेनिंग, कथा कैसे सुनानी है, कहाँ रुकना है, कहाँ भावुक होना है, सब कुछ सिखाया गया। पिता हर वक्त साथ रहा, कभी गुरु बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर। जैसे जैसे कथा बढ़ी, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई, और भीड़ के साथ पैसा भी आने लगा। पहले छोटी दक्षिणा, फिर मोटी रकम, फिर गाड़ियों में बुलावा, बड़े मंच, बड़े आयोजन। यहीं से शोहरत का खेल शुरू हुआ। लोग कहते थे, लड़की अलग है, इसके शब्दों में ताकत है, इसके भजनों में जादू है। और पिता हर मंच पर, हर यात्रा में, हर व्यवस्था में साथ रहता था। लेकिन अब उसका रोल सिर्फ बाप का नहीं रहा था, वह मैनेजर बन चुका था। कहाँ जाना है, कितने दिन रुकना है, कितनी रकम लेनी है, कौन मिलेगा और कौन नहीं, हर फैसला उसी के हाथ में था। बेटी मंच पर बोलती थी, लेकिन पर्दे के पीछे हर डोर वहीं खींच रहा था। धीरे धीरे वही मालिक बन गया। आश्रम बना, कुटिया बनी, बड़े बड़े लोगों की एंट्री होने लगी, तस्वीरें खींचने लगीं, बड़े नाम साथ बैठने लगे, और यही तस्वीरें आगे चलकर पहचान का सबूत बन गईं। लोग कहते, देखो कितनी पहुंच है, कितनी पहचान है। पिता को यही पहचान सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगी, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर से आश्रम के मुखिया बनने का सफ़र उसने अपनी आंखों से देखा था, और इस सफ़र में बेटी उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। फिर कहानी वहाँ से पलटती है, जहाँ एक पुराना वीडियो अचानक सामने आता है। वीडियो नया नहीं था, लेकिन वक्त सोच समझकर चुना गया था। उस वीडियो में वही पिता और वही बेटी एक कमरे में थे, और बाहर वालों को वह दृश्य कुछ और ही कहानी सुना रहा था। बेटी ने सफाई दी, कहा, मुझे ढांढस बंधाया जा रहा था, मुझे मोटिवेट किया जा रहा था। लेकिन जिसने भी वीडियो देखा, उसके मन में सवाल ज़रूर उठा, क्योंकि वह दृश्य किसी भी एंगल से सामान्य नहीं लगता। यहीं से बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। वीडियो वायरल हुआ, बातें फैल गईं, आश्रम में हलचल मच गई। बचाव का दौर शुरू हुआ। बेटी कैमरे के सामने आई, बोली, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, खुद को साबित करूंगी। लेकिन यह बातें जितनी बोली जा रही थीं, उतनी मजबूत नहीं लग रही थीं, क्योंकि हर सफाई के पीछे पिता की मौजूदगी साफ दिखती थी। वह बगल में खड़ा रहता, नज़रों से इशारे करता, और यही बात लोगों को और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। यहीं से शक की सुई और तेज़ घूमने लगती है। जब सवाल सिर्फ बाहर वालों के होते हैं तो उन्हें नकारा जा सकता है, लेकिन जब सवाल अंदर से उठने लगें तब मामला गहराता है। और यही वह मोड़ था जहां लोगों का भरोसा पूरी तरह डगमगा चुका था। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा था।
कहानी यहीं नहीं रुकती। अब मामला सिर्फ वीडियो या सफाई तक सीमित नहीं रह गया था। हर हरकत, हर मिनट और हर फैसला शक के घेरे में आ चुका था। इसी बीच एक दिन अचानक खबर आती है, साध्वी की तबीयत खराब है। शुरुआत में इसे हल्के में लिया गया। कहा गया जुकाम है, गला खराब है, थकान ज्यादा हो गई है, कथा से लौटी है, आराम कर लेगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन यही वह पहला पॉइंट था जहां कहानी की टाइमलाइन गड़बड़ाने लगती है। हर शख्स अलग अलग समय बताने लगा। कोई कहता दोपहर में परेशानी शुरू हुई, कोई कहता शाम को हालत बिगड़ी, कोई कहता कथा से लौटने के बाद कमजोरी महसूस हुई। और इसी उलझी हुई टाइमलाइन ने सबसे पहले बड़े सवाल खड़े कर दिए। कहा गया कि साध्वी को पहले हल्का सा जुकाम हुआ था। अब जुकाम जैसी मामूली बात के लिए आम तौर पर लोग चाय पीते हैं, दवा खाते हैं या आराम करते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे जो होने वाला था वह बिल्कुल मामूली नहीं था। लेकिन यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। जुकाम जैसी सामान्य बीमारी में सीधे इंजेक्शन की बात सामने आती है। न कोई डॉक्टर मौजूद बताया जाता है, न कोई पर्ची दिखाई जाती है, न किसी जांच का जिक्र होता है। बस इतना कहा जाता है कि एक कंपाउंडर को बुलाया गया जिसने आकर इंजेक्शन लगाया। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर जुकाम के लिए इंजेक्शन क्यों? और वो भी ऐसे माहौल में जहां बड़े अस्पताल नज़दीक थे, बड़े डॉक्टरों से संपर्क संभव था। कहानी को साधारण दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, मामला उतना सरल नहीं लगता। बताया जाता है कि वह कंपाउंडर आश्रम में पहले से आता जाता था, यानी वह कोई पहली बार आया व्यक्ति नहीं था। अगर ऐसा है तो उसे बिना डॉक्टर के निर्देश इंजेक्शन लगाने की इतनी छूट क्यों दी गई? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह इंजेक्शन कौन सा था, उसकी मात्रा कितनी थी, इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। और यही वह बिंदु है जहां शक की सुई तेज हो जाती है। बताया जाता है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। इसके बाद साध्वी को अस्पताल ले जाने की बात सामने आती है, लेकिन यहाँ भी फैसला हैरान करता है। आसपास बड़े अस्पताल मौजूद थे, रास्ते में कई मेडिकल सेंटर पड़ते थे जहाँ तुरंत इलाज मिल सकता था, लेकिन इसके बावजूद एक दूर के अस्पताल का चुनाव किया गया, वो भी निजी गाड़ी से। यही फैसला आगे चलकर सबसे ज्यादा सवालों में आता है। अस्पताल पहुंचने के बाद जो हुआ उसके बयान भी बदलते रहते हैं। डॉक्टरों के अनुसार जब साध्वी को लाया गया तब हालत बेहद गंभीर थी। शरीर की प्रतिक्रिया लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टरों ने आगे की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी, लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इससे इनकार कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी होती है, लेकिन पिता ने मना कर दिया। यही इनकार कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना देता है, क्योंकि आम तौर पर कोई भी पिता सच्चाई सामने लाना चाहता है, लेकिन यहाँ जल्दबाजी दिखाई देती है। फैसले तेजी से लिए जाते हैं और यही जल्दबाजी बाद में सवालों का कारण बनती है। इसी बीच एक और हैरान करने वाली घटना सामने आती है। साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य था और निधन प्राकृतिक था। ये पोस्ट सबसे बड़ा झटका देती है, क्योंकि सवाल सीधा है, जब अस्पताल में हालात नाजुक थे तब यह पोस्ट कैसे आई, किसने लिखी, किसके कहने पर डाली गई? जब सवाल पूछे जाते हैं तो पहले गोलमोल जवाब मिलते हैं, फिर अचानक पिता खुद कह देते हैं कि यह पोस्ट उन्होंने ड्राइवर से करवाया था। कैमरे के सामने उनकी आवाज़ लड़खड़ाती है, आंखें ठहर जाती हैं और कुछ सेकंड के लिए वे खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या कह गए। बाद में वही बयान बदल जाता है और यहीं से शक और गहरा हो जाता है। इसके बाद पिता के बयानों में लगातार विरोधाभास नजर आने लगता है। कहीं कहा जाता है कि हालत अचानक बिगड़ी, कहीं पहले से कमजोरी की बात होती है, कभी इंजेक्शन को ज़रूरी बताया जाता है तो कभी जुकाम को मामूली। शब्द बदलते हैं, टाइमलाइन बदलती है और यही बदलाव जांच की दिशा को एक ही तरफ मोड़ने लगते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सवाल का सिरा पिता की तरफ जाता दिखता है। कंपाउंडर को बुलाने से लेकर अस्पताल चुनने तक, पोस्ट से लेकर बयान तक, हर जगह वही मौजूद थे, वही फैसले ले रहे थे, वही कहानी को दिशा दे रहे थे। जांच आगे बढ़ती है तो शरीर की अंदरूनी हालत को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं।
बताया जाता है कि पेट और आंतों की स्थिति सामान्य नहीं थी। अंदर से सब कुछ सिकुड़ा हुआ था, जैसे शरीर ने अचानक किसी भारी चीज का सामना किया हो। जुकाम जैसी बीमारी में ऐसा असर आम नहीं होता, और वो भी इतनी तेजी से, मिनटों में। इसी के साथ वह कंपाउंडर फिर से चर्चा में आता है जिसने इंजेक्शन लगाया था, लेकिन अब वह अचानक गायब बताया जाता है। न फोन उठता है, न कोई ठिकाना मिलता है। साथ ही आश्रम की गतिविधियों पर भी सवाल उठते हैं। कैमरे हटाए जाने और रिकॉर्डिंग्स गायब होने की बातें सामने आती हैं। अगर सब कुछ साफ था तो यह सब क्यों किया गया? धीरे धीरे जांच सिर्फ एक दिन की घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे सफर को जोड़कर देखा जाने लगता है। बचपन से साध्वी बनने तक, साध्वी बनने से लेकर शोहरत तक, और शोहरत से उस आखिरी दिन तक। जब इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है तो तस्वीर साफ होने लगती है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई फैसलों का नतीजा हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, कागज बढ़ रहे हैं, और हर दिन एक नई परत खुल रही है। सवाल अब दबने वाले नहीं हैं। सच चाहे देर से आए, लेकिन जब आएगा तो बहुत कुछ बदल देगा। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।